चलिए देखो, एसी बंद कर दूं? बहुत घुटन हो जाएगी। एक काम करो फिर, बाहर का एग्जॉस्ट फैन चला दो। आगे वाला चला दूं? चलिए जी, अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। इस चैप्टर में अब बातें नहीं बिल्कुल, हाँ। ये चैप्टर थोड़ा सा आपके पिछले वाले टॉपिक को थोड़ा सा मुश्किल कर देता है। बिकॉज यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या होंगी, इसको ऐसे लेकर चलना कि देखो कि आप वो करते हो, कौन सा फॉलो करते हो, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, याद है? नहीं करते? देखो बहुत बेसिक सी एडजस्टमेंट है, ठीक है। पहली बात, ये चैप्टर में जो एडजस्टमेंट है ना, ये बताना चाह रही है, ठीक है। सुनो सुनो, अब देखो, जैसे कि आपने पिछले टॉपिक में करा था, एक बार थोड़ा सा क्विकली रिकैप कर लो। पीछे बातें नहीं, पिछले टॉपिक में हमने क्या देखा था कि आपको क्या बनाना होता है, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। पूरा प्रोसेस क्या था कि हमने जर्नल एंट्री बनाना सीखा, जर्नल एंट्री सब्सिडरी बुक बनाना सीखा, सब्सिडरी बुक के बाद लेजर में पोस्टिंग करना सीखा, लेजर में पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा। ट्रायल बैलेंस का मेन उद्देश्य क्या था, एक तो पूरे अकाउंट्स की समरी देना, ठीक है। पूरे अकाउंट्स की क्या देना बेटा, समरी प्रोवाइड कराना। ये ट्रायल बैलेंस का काम था। दूसरा काम ये था, डेबिट और क्रेडिट मैच होना चाहिए। फिर ये सब करने के बाद आपको क्या बनाना सिखाया था पिछले टॉपिक में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक एक करके सीखा था, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस, ठीक है ना। अब क्या है, जो ट्रायल बैलेंस बनता है ना बेटा, ट्रायल बैलेंस में जितना भी आपने ट्रांजेक्शन करा ना, कभी कभी क्या होता है, कुछ ट्रांजेक्शन आप वहां पे डालना ना भूल जाते हो। रेक्टिफिकेशन चैप्टर पढ़ा था ना हमने, रेक्टिफिकेशन में एरर को रेक्टिफाई करा था ना। ऐसे ही ना काफी कुछ ट्रांजेक्शन्स होंगी जिनको ना आपने ट्रायल बैलेंस में डालना था, डाला नहीं। ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं डाला, जर्नल एंट्री में या तो रिकॉर्ड करना भूल गए, या करा रिकॉर्ड, गलत कर दिया रिकॉर्ड। अब आपको यहाँ पे ना, जब करोगे, अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, अपना पीएनएल अकाउंट बनाओगे, अपनी बैलेंस शीट बनाओगे, आपको इन ट्रांजेक्शन्स का ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जो ट्रांजेक्शन आपके ट्रायल बैलेंस में आनी तो थी, लेकिन आना हम डालना भूल गए वहां पे। और इसमें मोस्ट कॉमन जो ट्रांजेक्शन्स हैं, मोस्ट कॉमन जो एडजस्टमेंट है, आपको यहाँ पे दिख भी जाएंगे। जैसे सबसे पहली एडजस्टमेंट तो पिछले चैप्टर से करते हुए आ रहे थे, विच इज क्लोजिंग स्टॉक। याद है, क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता था। एक कहाँ डालते थे आप, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, और ये दूसरा कहाँ डालते थे, बैलेंस शीट में एसेट साइड। इसके पीछे का रीजन बताया था, क्यों, वाई, क्या रीजन था, दो जगह क्यों जाता था, रीजन। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता था ना, क्यों जाता था? तो यार, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में एडजस्टेड नहीं था, फिर एडजस्ट करा, फिर दो जगह क्यों डाला, कैसे करा एडजस्ट? क्या यार, तुम ना सारे खराब होकर आ गए छुट्टियों में। सुनो, पीछे बातें नहीं, सुनना ध्यान से, हाँ। आपको ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए ना दो कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है। पहले ना ये दो कॉन्सेप्ट समझ लो, एक बार रिकैप ले लो। पता होगा तुम्हें, बस याद नहीं आ रहा होगा। एक कॉन्सेप्ट का नाम है मैचिंग कॉन्सेप्ट, याद है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। और एक कॉन्सेप्ट का नाम है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। देखो बहुत सिंपल सी बात है। मान लो आपने ना सेल करा, आपने जो गुड्स बेचे वो 10 लाख रुपए के बेचे, कितने के बेचे?
10 लाख रुपए के गुड्स बेचे। अच्छा, गुड्स बेचने से पहले खरीदना पड़ेगा, बात सही है नहीं है? आपने खरीदा 8 लाख रुपए का, कितना खरीदा, बेचा कितने का? तो मेरे को बताओ बच्चों, प्रॉफिट कितना होगा, कितने का होगा? नहीं, आप पहले पूछो। आपको प्रॉफिट निकालने से पहले मेरे से एक चीज पूछनी चाहिए। आपको क्या पूछना चाहिए कि भैया, ये जो 8 लाख रुपए का सामान जो खरीदा है, क्या भैया पूरा बेच दिया क्या? पहले पूछो। मैं कहूंगा नहीं, मैं कहूंगा पूरा नहीं बेचा बेटा। हमने 8 लाख रुपए का खरीदा ना माल, हमने जो सेल करा है ना, सिर्फ 90% ऑफ द गुड्स परचेज बेचे हैं। 90% ऑफ द गुड्स परचेज वॉज सोल्ड। आपने कितने गुड्स बेचे? सिर्फ 90%, पूरे नहीं बेचे। अब मेरे को बताओ, प्रॉफिट 2 लाख लिखना सही है क्या? अब गलत हो गया ना, क्योंकि आपने 8 लाख रुपए जो खरीदा माल, ये पूरा 100% है, ये 100% ऑफ गुड्स है। आपने बेचे लेकिन कितने? अगर आपको प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालने के लिए इनकम में से एक्सपेंस जब माइनस करोगे, इनकम आप 10 लाख ले रहे हो, एक्सपेंस भी तो आप उतने ही लो ना जितना इनकम आपने कमाया बेचकर, विच इज 90%। तो आप क्या करोगे? 10 लाख माइनस 720 करोगे, तो आप यहाँ एक तरीके से प्रॉफिट 280 दिखाओगे, नहीं दिखाओगे? हाँ या ना? दिखाओगे ना? तो ये जो 90% में आप 720 ले रहे हो, तो व्हाट अबाउट 10% ऑफ गुड्स अनसोल्ड? जो 10% गुड्स है वो अनसोल्ड रह गए ना। उन अनसोल्ड गुड्स का क्या नाम रखा आपने? क्लोजिंग स्टॉक। इसलिए ना क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता था। एक, यहाँ पे इसकी वैल्यू कम कर रहा है, 8 लाख से 720 कर रहा है, 80 हजार रुपए माइनस कर रहा है ना। तो एक तो हम क्या करते थे बेटा, याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड शो करते थे। क्यों? क्योंकि मेरे को ना परचेज की वैल्यू कम करनी है। परचेज ट्रेडिंग के डेबिट साइड लिखते थे, और तो क्लोजिंग स्टॉक उसके अपोजिट क्रेडिट साइड लिख के उसकी वैल्यू को कम करते थे। याद आ रहा है ना अब ये? और दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक आपका, क्योंकि खर्चा अभी करा, खर्चा आपने अभी करा, बेनिफिट इसका ना बाद में मिलेगा। खर्चा अभी कर रहे हो, बेनिफिट बाद में मिलेगा, तो ये किसकी डेफिनेशन है? समझ रहे हो? देखो, आपके एक्सपेंस और आपके एसेट में एक पतली सी लाइन का फर्क है, और वो लाइन है बेनिफिट की। अगर एक्सपेंस से बेनिफिट अभी हुआ, तो वो अभी का खर्चा। अगर एक्सपेंस अभी करा, बेनिफिट फ्यूचर में होगा, नेक्स्ट ईयर होगा, तो वो एसेट का। समझे ना बात? तो इनके बीच में एक थिन लाइन का फर्क है, और वो लाइन है बेनिफिट की। बेनिफिट अभी होगा तो अभी का खर्चा है, बेनिफिट बाद में होगा तो एसेट का खर्चा है, एसेट पे जाएगा वो। इसलिए एक तो आपने यहां से माइनस करा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, और दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक इज बाय नेचर इज योर एसेट, तो बैलेंस शीट में कहा जाता था ये एसेट साइड। याद है ना एडजस्टमेंट? इस तरह की ना और भी हमारी एडजस्टमेंट आने वाली है अब, तो इस चीज का अब हमें ध्यान रखना है। समझे ना बात ये? अभी तो क्लोजिंग स्टॉक से शुरुआत करी, बिकॉज मेरे को लगा तुम्हें पता होगा, बताना पड़ रहा है दोबारा से। यहाँ देख लो दोबारा, अगर भूल जाओ घर जाकर, यहाँ लिखी हुई है बातें। क्या है क्लोजिंग स्टॉक? क्या है? रेफर्स टू अनसोल्ड गुड्स, यही बताया ना? क्या ये आपका अनसोल्ड गुड्स? इसलिए ये अनसोल्ड गुड्स जो है, इसको आप कैसे शो करते हो? क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करते हो। क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट, कोई पूछे क्यों करा डेबिट, ये आपका क्या है? एसेट। और एसेट के बैलेंस क्या होते हैं बेटा? डेबिट। और ट्रेडिंग को क्रेडिट क्यों करते, कोई पूछे क्रेडिट क्यों करा? परचेज में से माइनस करना है। परचेज ट्रेडिंग के डेबिट साइड जाता है, तो ट्रेडिंग को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। क्रेडिट करके माइनस करेंगे ना भाई, ठीक है? और अगर कोई पूछे कैसे शो करने से, इसे शो करने के क्या तरीके हैं? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के करंट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक। समझे ना बात? ये सिखाया था ना मैंने, याद आ रहा है अब? ठीक है। फिर मैंने एक बात और बताई थी, अगर क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान रखना, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको कहाँ पे मेंशन है? ट्रायल बैलेंस में। नीचे एडजस्टमेंट में नहीं है, कहाँ पे गिवन है बेटा? ट्रायल बैलेंस की चीज याद रखना, हमेशा एक जगह जाएंगी, और एक जगह अकॉर्डिंग टू देयर नेचर जाएंगी। क्लोजिंग स्टॉक बाय नेचर है क्या? एसेट ही तो है बाय नेचर। तो उस केस में क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ एक जगह दिखाओगे। इस केस में क्लोजिंग स्टॉक ओनली शोन ऑन द एसेट साइड। समझे ना बात ये? तो ये ना रूल याद रखना यार,
आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन होगी। ये रूल बाय हार्ट याद रखना सब लोग इस चैप्टर में, इवन ये वाले टॉपिक्स में, कि जब भी मैं एडजस्टमेंट की बात करूंगा ना, एडजस्टमेंट हमेशा हमें दो जगह शो करनी ही पड़ेंगी। कितनी जगह? दो जगह। और ट्रायल बैलेंस की चीज हमेशा एक जगह शो करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, समझे ना? तो ये दो जगह शो करने के पीछे का रीजन बस इतना सा है, उनकी एंट्री नहीं हुई, डेबिट नहीं हुआ, कुछ क्रेडिट नहीं हुआ, तो आपको डेबिट भी करके दिखाना पड़ेगा, आपको क्रेडिट भी करके शो करना पड़ेगा, इसलिए वो दो जगह बार बार जाएगा। क्लियर है बात? यहां तक क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट सबको समझ में आया ना? अब यहीं से हम शुरुआत करते हैं बेटा मेन हमारी एडजस्टमेंट की, जो बहुत कॉमन एडजस्टमेंट है, जो आपको हर चैप्टर में मिलेगी, आपके हर एग्जाम में आएगी, वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। याद करो, मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे इस चैप्टर में, दो कॉन्सेप्ट रन करते हैं, एक है मैचिंग और एक है एक्रूअल। अब एक्रूअल कॉन्सेप्ट याद है? ये भूल गए? भूल गए? क्या था एक्रूअल? सुन लो ये भी, सुनना बात ध्यान से। एक्रूअल कॉन्सेप्ट की कहानी मेरी जुबानी, आपको अल्टीमेटली एक्सपेंस रिकॉर्ड करने हैं ना, मेरे को बताना सब लोग, हाँ ध्यान से। मेरे को बताना, एक्रूअल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। एक्सपेंस में एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मान लो बेटा मैंने ना रेंट पे करा, रेंट पेड ₹2 लाख। कितने का रेंट पे करा? 2 लाख रुपए का रेंट पे करा, ठीक है। फॉर द ईयर 2022-23, मतलब पूरे एक साल का 12 महीने का रेंट मैं 2 लाख रुपए पे कर चुका हूँ। कितना पे कर चुका हूँ? ठीक है। बाद में मेरे को पता लगा कि हर महीने जो रेंट पे करना था ना, रेंट पर मंथ, हमें देना होता है 20,000 पर मंथ। हर महीने कितना रेंट देना होता है बेटा? 20,000 रुपए पर मंथ। अब मेरा सवाल है, छोटा सा सवाल है, मेरे को जवाब देना। अगर मैं 20,000 पर मंथ के हिसाब से देखूं, तो मेरे को 12 महीने का रेंट 2,40,000 देना चाहिए। कितना देना चाहिए? 20,000 इंटू 12 मंथ्स अगर आप करोगे, तो आपका 2,40,000 रुपए पूरे साल का रेंट बनना चाहिए। लेकिन आपने पे कितना करा? अब मेरा सवाल ये है, मैं अपनी जब ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाऊंगा, एक्सपेंस दिखाऊंगा, मैं अपने एक्सपेंस मैं अपने एक्सपेंस में 2 लाख रुपए दिखाऊं या 2,40,000 रुपए दिखाऊं? बताओ कितने लोग मेरे साथ हैं कि 2 लाख दिखाना चाहिए भैया? कितने लोग हैं? अरे जोर से हाथ खड़े करो ना। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। और कितने लोग मेरे साथ कह रहे हैं कि 2,40,000 दिखाना चाहिए? बाकी लोग क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं। 2,35। मैं दोबारा सवाल फ्रेम कर रहा हूँ, दोबारा जवाब देना। हमने लैंडलॉर्ड को 2 लाख रुपए का रेंट पे करा कैश में, ठीक है। लैंडलॉर्ड ने कहा भाई साहब आपका 20,000 रुपए पर मंथ बनता है, आपका पूरे साल का रेंट बनता है 2,40,000, लेकिन हमने पे 2 लाख ही करा है। अब मेरा सवाल है, जब अपनी किताब में लिखूंगा, ठीक है, रात को बैठकर, मैं 2,40,000 रुपए खर्चा लिखूंगा रेंट का, या फिर 2 लाख रुपए लिखूंगा? कितने लोग मेरे साथ है जो 2 लाख कह रहे हैं? कितने लोग कह रहे हैं जो 2,40,000 है? तू क्या कह रही है? 40,000 ही कह रहा है अलग ही। 2,40, ये कह रहे हैं 2,40, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? तो अंतर ही 2,40। कोई रीजन है कोई रीजन है तुक्का। अब सुनो, पॉइंट समझना। अरे भाई देखो, 2 लाख रुपए तो दे दिया,
ठीक है, दे दिया। लेकिन यार 40,000 रुपये भी तो देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो नरसों। देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? देखो एक पॉइंट समझना, ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ना मैंने आपको एक बात बताई थी एक्सपेंडिचर के बारे में। चलो ध्यान सुनना, रिधिमा मोबाइल बंद कर दे बेटा, पीछे मोबाइल बंद कर दे। मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ना आपको एक्सपेंडिचर के बारे में बताया था। तीन खर्चे होते हैं हमारे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन ओवरऑल अगर आप एक्सपेंडिचर की बात करो ना यार, एक्सपेंडिचर होता क्या है? एक्सपेंडिचर इज मनी स्पेंड। अब मनी स्पेंड या तो आप अभी पैसा देकर स्पेंड कर रहे हो या प्रॉमिस करके स्पेंड कर रहे हो। मनी स्पेंड किस पे होता है? प्रोडक्ट या सर्विसेज पे। और प्रोडक्ट सर्विस को खरीदने के लिए या तो अभी जेब से निकाल कर अभी पैसा दे दोगे, या फिर आप बोलोगे अभी पैसा नहीं है, आपको बाद में दे देंगे। यानी कि या तो आपने पैसा अभी पे करा और आपने प्रोडक्ट या सर्विस लिया, या आपने उधार चढ़ाकर प्रोडक्ट या सर्विस लिया। लाइबिलिटी भी तो अकर होगा ना, लाइबिलिटी, जब तक पैसा नहीं देंगे। तो एक्सपेंस में समझना बेटा, चाहे मैंने उसे पैसा दिया, चाहे मैंने उसे पैसा नहीं दिया, खर्चा अगर हुआ तो आपको खर्चे को रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। और यही मेरा कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब सवाल आता है इसे लिखेंगे कैसे? आप जब इसे लिखने जाओगे, आप बताओगे कि देखो आपका एक्सपेंस पता है कैसे हुआ? आपने रेंट पे करा है 2 लाख रुपए, बाकी जो 40,000 है उसका नाम रखोगे आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या नाम रखेंगे उसका? तो टोटल खर्चा कितना बना आपका? 2,40,000। ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। पॉइंट समझ में आया ना आपको? आउटस्टैंडिंग रेंट का एक्रूअल कॉन्सेप्ट के पीछे की कहानी कि अब इसमें पॉइंट समझना, एक्सपेंस। एक्सपेंस कौन से रिकॉर्ड करते हैं हमेशा हम? जो एक्सपेंस पे करे हैं या जो एक्सपेंस अकर हुए हैं। समझना, एक्सपेंस आप अपनी किताब में कौन से रिकॉर्ड करोगे? एक्सपेंस पेड या एक्सपेंस अकर्ड? एक्सपेंस अकर्ड हमेशा रिकॉर्ड करोगे। बिकॉज अकर्ड एक्सपेंस क्या बताते हैं? ये वो खर्चा जो हो गया, चाहे आपने उसका पैसा पे करा है या पैसा पे नहीं करा। समझे ना बात ये? एक और एग्जांपल मैं लूंगा, मेरे को बताना। मान लो एक एम्प्लॉय है, उसको आपने सैलरी पे करी पूरे साल की, सैलरी पे करी 3 लाख रुपए। कितनी पे करी बेटा? फिर एम्प्लॉय ने कहा मालिक, मेरी हर महीने की सैलरी 30,000 पर मंथ है, और आपने पे करा है मेरे को सिर्फ 3 लाख रुपए। तो मैं अपनी किताब में रात को बैठकर जब खर्चा लिखूंगा सैलरी का, मैं 3 लाख रुपए लिखूंगा या 30,000 इंटू 12 करके लिखूंगा? 30,000 इंटू 12 यानी कि 3,60,000। क्योंकि 60,000 भले ही मैंने अभी नहीं दिया, कल परसों नरसों तरसों कभी तो दूंगा ना मैं उसे। तो वो खर्चा मेरा है, चाहे अभी मैंने उसे पैसा दिया या नहीं दिया। समझे ना बात ये? तो मेरा एक्सपेंस 3 लाख रुपए नहीं होगा, मेरा एक्सपेंस होगा 30,000 इंटू 12, यानी कि पूरा का पूरा 3,60,000। यानी कि ये डिनोट करेगा 3 लाख रुपए मैंने पे कर दिया है, बाकी का जो 60,000 है मेरा क्या है बेटा? आउटस्टैंडिंग। समझे ना बात ये? अब अपने नोट्स पे आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आते हैं। जल्दी से आओ, एक्रूअल कॉन्सेप्ट की बात थी यहाँ पे। तो क्या हुआ बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रेफर टू दोज एक्सपेंस that are still payable but the benefit from them has already been derived during the current accounting period। समझे ना? ये क्या हुआ खर्चा? मेरा मजाक नहीं अभी। ये क्या हुआ खर्चा? ये वो खर्चा है जो हो तो गया, लेकिन अभी भी इसका अमाउंट है स्टिल पेबल, अभी आपने इसका पैसा दिया नहीं है। ठीक है ना? और इनकी अगर हम एडजस्टमेंट एंट्री की बात करें, एंट्री क्या होगी? देखो मैंने क्या करा था, एंट्री बनाने की कोशिश करना। यहाँ पे आपने क्या करा था? ये 40,000 रुपए का जो आउटस्टैंडिंग रेंट है ना, आपने रेंट के खर्चे में क्या करा है बेटा? प्लस करा है। क्या करा है? अगर इसकी मैं एंट्री बनाऊं, एंट्री में एक्सपेंस में ये प्लस हो रहा है, यानी कि एक्सपेंस की वैल्यू बढ़ रही है। और रूल तो याद है ना, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो क्या होगा वो? यानी कि एक्सपेंस का अकाउंट तो डेबिट होना चाहिए ना। हाँ है ना? अगर मैं इसमें ये आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री बनाऊंगा ना, मैं बोलूंगा मेरा रेंट का खर्चा बढ़ा, रेंट अकाउंट तो देखो डेबिट होगा। कितने से डेबिट होगा? क्योंकि उसकी वैल्यू क्या करनी है बेटा? प्लस करनी है। दूसरा पॉइंट, पे तो नहीं करा ना, पे करना बाकी है ना।
तो उसके लिए क्या टर्म यूज करा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट। और आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है मेरा नेचर से, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी इंक्रीज होगी यहाँ पे या डिक्रीज होगी, इंक्रीज ही होगी, बढ़ी ही रही है लाइबिलिटी, आपने पैसा तो दिया ही नहीं है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, तो आउटस्टैंडिंग रेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रेडिट हो जाएगा। समझे ना बात ये, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अब थोड़ा सा सोचना, अगर आपने ये एंट्री करी तो इस एंट्री की वजह से आपके ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट में क्या फर्क पड़ेगा, पहला सवाल। रेंट डेबिट हुआ, रेंट डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट कैसे हुआ, गुड्स बन रहे हैं, लिखा है फैक्ट्री। कौन सा खर्चा है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएनएल में जाएगा ट्रेडिंग में। अगर रेंट डेबिट है तो पीएनएल अकाउंट में किधर डालोगे, डेबिट साइड। तो एक पोस्टिंग समझ में आई, एक कहां पे डालोगे इस एडजस्टमेंट को, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। समझे ना बात ये। दूसरी पोस्टिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट हुआ, क्या है नेचर से आउटस्टैंडिंग रेंट, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी किधर जाती है, बैलेंस शीट में कौन सी साइड, समझे ना बात ये। एक क्या, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड, दो जगह जाएगी हमेशा एडजस्टमेंट, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। दूसरा लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट की किधर जाएगी, लाइबिलिटी साइड। समझे ना। एक और एग्जांपल देखो इस यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का एग्जांपल लिया हुआ है, इसे समझना, बनाकर लाए हो यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड कितना है, 1,65,000। फिर बाद में पता लगा वाइल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आउटस्टैंडिंग आर 5,000, तो सॉरी 15,000। पे तो करा 1,65, पे कितना करा 1,65, लेकिन उसमें से आउटस्टैंडिंग कितना है 15। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की बात करूं तो मेरा टोटल इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा 1,65 प्लस 15 81 होना चाहिए। अब अगर इसे आप प्रेजेंट करोगे ना, शो करोगे अपना एक तो बैलेंस शीट में और अपना एक पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में कैसे शो करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,65, हाँ, प्लस आउटस्टैंडिंग 15,000 जोड़कर कितना हो गया, 180 हो गया। दूसरा, आउटस्टैंडिंग वाला पोर्शन, क्योंकि ये तो एक ही जगह जाएगा ना, आउटस्टैंडिंग वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, और बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हाउ मच, 15,000। समझे ना पॉइंट पूरा ये। और लॉजिकली समझना तो यहाँ लेजर भी बना रखा है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में पहले पे करा 1,65, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की वैल्यू जोड़ी 180, पूरा उठाकर पीएनएल में डाल दिया 180। और सेम गोज विद आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, पहले से बैलेंस 15,000 था, इसे आपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में ट्रांसफर कर दिया। समझे ना बात ये। हमें ये सब तो नहीं बनाना, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रखा है। अल्टीमेटली हमें शो कहाँ करना है बेटा, बैलेंस शीट और पीएनएल में। जब भी आप शो करोगे, मेन खर्चा 1,65 यहाँ पे आउटस्टैंडिंग जुड़ा, टोटल वैल्यू 180, और आउटस्टैंडिंग की वैल्यू एज इट इज करंट लाइबिलिटी में 15,000। समझे ना बात ये। लेकिन ये अभी भी बात है, दो जगह तब जाएगी जब कहाँ पे गिवन होगी ये, एडजस्टमेंट में। देन अगेन, एडजस्टमेंट में देने की बजाय अगर आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो एक जगह ही जाएगा ना। एडजस्ट, ये रूल याद रखो, दिल पे चीर लो इसे, चीर के लिखो वहां पे दिल के अंदर, क्या लिखना है, एडजस्टमेंट दो जगह जाएंगी, ट्रायल बैलेंस की चीज एक जगह जाएगी। एडजस्टमेंट अगर है तो दो जगह, लेकिन बेटा अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो, और वहां पे एक जगह डालोगे तो नेचर के हिसाब से डालोगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बाय नेचर है क्या, तो एक जगह सिर्फ एक ही जगह जाएगी लाइबिलिटी के तौर पे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड बस। समझे ना। तो ये लिखा हुआ भी है, नोट करके लिखा है ताकि याद रहे। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में गिवन है ना, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट में गिवन नहीं है, तो इसका मतलब एडजस्टमेंट उसकी हो चुकी है, आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आप करंट लाइबिलिटी में शो करोगे बस। समझे ना बात ये। अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो ऐसे करना है, अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो सिर्फ कहाँ जाएगा बेटा, लाइबिलिटी साइड। इज दैट क्लियर, अंडरस्टैंडिंग बन गई। अगला एडजस्टमेंट देखें, समझे, तुम्हारा ही नहीं समझ में आ रहा। चलिए जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पॉइंट समझ गए ना सब लोग। अगला पॉइंट क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस।
चलो एक और एग्जाम्पल समझना, मुझे सुनो, ध्यान सुनना। एक एम्प्लॉय, उसका नाम है चिंटू, ठीक है। चिंटू एक जगह काम करता है। चिंटू ने उस जगह से पता है कितनी सैलरी विड्रॉ कर ली? 4,50,000। कितनी सैलरी ड्रॉ कर ली है? 4,50,000। बेटा बातें नहीं, सुन ले, बातें नहीं। अब चिंटू ने 4,50,000 सैलरी ड्रॉ तो कर ली, सैलरी ले ली मालिक से। लेकिन मालिक ने, जो इसका वो था ना बिजनेस का ओनर, इसने कहा चिंटू तुम्हारी सैलरी जो है ना 35,000 रुपये पर मंथ है। कितनी है? एक महीने की 35,000 है। चिंटू ने लेकिन सैलरी कितनी ले ली मालिक से? 4,50,000। अगर आप एक 35 के हिसाब से गणित लगाओगे, 35,000 रुपये इंटू 12 मंथ्स करोगे, पता है कितना आएगा? 4 लाख। यानी कि चिंटू की सैलरी बनती कितनी है? 4 20। चिंटू इससे सैलरी ले कितना चुका है? तो देखकर लग रहा है ना 30,000 रुपये फालतू ले लिए। हाँ या ना? अब जब ये मालिक अपनी रात को बैठकर अकाउंट्स बना रहा होगा, वहां पे ये चिंटू के नाम से सैलरी लिख रहा होगा, तो चिंटू के नाम पे सैलरी 4,50,000 लिखेगा, 4,20,000 लिखेगा। कितना? कितने लोग हैं जो 4,20,000 कह रहे हैं मेरे साथ? बस दो ही जने? कितने लोग हैं जो 4,50,000 कह रहे हैं? तो 4 20, ये दो बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे भाई सुनो, अरे पॉइंट सुनो ना, लॉजिक नहीं समझ रहा अभी भी कोई। एक्चुअल कॉन्सेप्ट में क्या बात हो रही थी? कौन से? अरे बस हो गया। तुम्हें लॉजिक नहीं पता होगा, ऐसे तुक्का मार दे तुमने। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और अच्छे से लॉजिक समझो, अभी भी अब समझाने मास्टर वाला लॉजिक नहीं है, समझाने वाला लॉजिक नहीं है। आप सबको मास्टर बनाना है क्या यार? एडजस्टमेंट में हमें है, ठीक है। तो लॉजिक समझना। मैंने एक्रूअल कॉन्सेप्ट में क्या बात करी? कि हमेशा एक्सपेंस कौन से रिकॉर्ड होंगे? जो अकर हुए हैं, है ना। अब चिंटू को सैलरी तो 4 20 देनी थी। अकरेंस ऑफ एक्सपेंस 12 महीने का 4 20 ही बनता है। लेकिन चिंटू एक्स्ट्रा 30,000 रुपये लेकर गया। 30,000 रुपये तेरा बनता है क्या? नहीं। उसने कहा प्लीज प्लीज प्लीज, माँ की आंख का इलाज कराना है, मेरे को दे दो पैसे। तो देना पड़ गया उसे। लेकिन लेकिन देना बनता है क्या? नहीं। देना तो 4 20 ही बनता है। वो जो 30,000 रुपये दिया, सोचो मैंने एक चीज बताई थी, एक्सपेंस और एसेट में एक पतली सी लाइन का फर्क है। वो है बेनिफिट। किस चीज का? बेनिफिट का। बेनिफिट अगर विद इन 12 मंथ्स मिला तो एक्सपेंस, बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स मिला तो एसेट। सोचो, 4,20,000 का बेनिफिट 12 मंथ्स में चिंटू काम कर कर हमारा निकाल देगा। बाकी का 30,000 तो मोर देन 12 मंथ्स हो गया ना। बाकी का 30,000 खर्चा थोड़े हुआ, बाकी का 30,000 क्या हो गया? प्रीपेड एसेट। एसेट में जाएगा नहीं जाएगा? उसको बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। क्या बोलेंगे? समझे ना बात ये? तो एक्सपेंस और एसेट में ये लाइन का फर्क है भाई। तो हमें उसको एसेट के खर्चे के नाम पे हटाना पड़ेगा। इसको वैसे लेकर चलो यार, कि हमने 10 लाख रुपए का माल बेचा, पता लगा 90% ही माल बेचा। खरीदा कितना था? 8 लाख। 90% उसमें से निकाल कर बेचा। बाकी का 10% तो नहीं बेचा ना, 10% अलग करा था ना स्टॉक के नाम से। ऐसी 4,50 का खर्चा है, 30,000 अलग करो ना प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। बिकॉज 30,000 का खर्चा इस साल का एक्सपेंस है ही नहीं, एक्सपेंस की वैल्यू हटानी पड़ेगी। तो जब आप इसे प्रेजेंट करोगे ना, प्रेजेंट करोगे, ये मालिक अपनी किताब में अकाउंटिंग करेगा, ये बोलेगा सैलरी मैंने भले ही 4,50 पे करी, इसमें से मैंने प्रीपेड नाम की सैलरी 30,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रखी है। तो एक्चुअल में सैलरी का खर्चा कितना बनता है? 4 20। समझे ना बात ये? 4 20 का बनता है। अब अगर मैं यही चीज आपको एंट्री से बताऊं, एंट्री बना लोगे क्या इसकी?
सोचो क्या एंट्री बनेगी। ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या हुआ, अलग करा, बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। क्या है प्रीपेड एक्सपेंस नेचर से? एसेट है। और एसेट इंक्रीज या डिक्रीज? तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होगा? डेबिट। और दूसरा, ये एक्सपेंस की वैल्यू को क्या कर रहा है? कम। एक्सपेंस की वैल्यू को क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है। और बेटा एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। बन गई ना एंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू एक्सपेंस। यहाँ पे एंट्री अगर इसकी बनाओगे, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी, बन गई ना एंट्री। यही चीज आपकी यहाँ पे शो कर रखी है। देखो क्या हुआ, प्रीपेड एक्सपेंस, इसको ना कई बार एडजस्टमेंट में अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस के नाम से भी आएगा। वो खर्चा जो कर तो दिया, अभी एक्सपायरी नहीं हुई इसके लाइफ की ना, टाइम की, तो इसे अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी कहते हैं। तो ये क्या हुआ खर्चा? एक्सपेंस पेड इन एडवांस रेफर्स टू दोज एक्सपेंस दैट हैव बीन पेड इन द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। इस ईयर में दिया, बट इसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। दिया अभी, बेनिफिट कब मिलेगा? फ्यूचर में। समझे ना? तो ये इसकी वजह से, इस डेफिनेशन की वजह से क्या बन गई ये? एसेट। और इसकी एंट्री क्या बनेगी? प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू एक्सपेंस। अगर इसको एग्जांपल से समझना, एक और एग्जांपल देख लो। हमने रेंट पे करा 60,000 रुपये, जिसमें पता लगा 15,000 का क्या है? प्रीपेड। जब आप इसे शो करोगे अपनी बैलेंस शीट में, आप बताओगे डेबिट साइड रेंट कितना है? 60। लेकिन प्रीपेड के नाम से 15,000 क्या करोगे? माइनस। कितना आएगा यहाँ? 45। और ये प्रीपेड 15 का 15 उठ के कहाँ चला जाएगा बेटा? समझे ना? दो जगह एडजस्टमेंट, हमेशा दो जगह। ठीक है। लेकिन फिर वही अगेन नोट है, अगर प्रीपेड एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट में देने की बजाय अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, तो एक जगह नेचर के हिसाब से एसेट है, कहाँ जाएगा ये? स्टोर इन द बैलेंस शीट एज करेंट एसेट। अभी तक हम दो चीजें समझे मेन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। दोनों का ट्रीटमेंट आपने समझा। आउटस्टैंडिंग में एक्सपेंस की वैल्यू प्लस हो रही है, प्रीपेड एक्सपेंस में एक्सपेंस की वैल्यू क्या हो रही है? माइनस हो रही है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नीचे से क्या था? लाइबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंस नीचे से क्या है? एसेट है। ये याद रखना बस। ठीक है। इसके बाद बात आती है बेटा सॉरी, अरे इलेक्ट्रिसिटी दोबारा आ गया क्या ये पेज? ओहो, खर्चा हो गया यार 1 रुपए का। चलो अगला वाला देखो। अब नहीं चलाऊंगा मैं ये चीज ना। अगला वाला है हमारा एक्रूड इनकम। ठीक है। हमारी लास्ट एडजस्टमेंट आज की है एक्रूड इनकम। जल्दी देखो यार ये भी। व्हाट इज एक्रूड इनकम? आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पढ़ा ना? एक्रूड इनकम एक्सपेंस का ही इनकम वाला वर्जन है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या था? एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। एक्रूड इनकम क्या होगा? अर्न बट नॉट रिसीव। कमा लिया पैसा, मिला नहीं। सोचो रेंट इस बार आपको मिल रहा है, आपको रेंट यहाँ रिसीव होना चाहिए। एग्जाम्पल लेकर चलो इसका भी। मान लो बेटा आपको यहाँ रेंट रिसीव हो रहा है। मान लेते हैं आपके टेनेंट ने दिया रेंट 6 लाख रुपए। कितना दिया रेंट? 6 लाख रुपए का रेंट दिया उसने। फिर आपने बोला अपने टेनेंट को कि भाई साहब 60,000 पर मंथ है आपका किराया, और आप कितना दे रहे हो? तो मेरे को बता ना, इनकम 6 लाख रिकॉर्ड करूं या 60,000 इंटू 12? 60,000 इंटू 12 करोगे, बनता कितना है? 7,20,000। यानी कि 1,20,000 रुपए का जो किराया है, वो क्या हो गया? अर्न, कमा तो लिया, लेकिन अभी आपको मिला नहीं है, बट नॉट रिसीव। तो इसकी ट्रीटमेंट भी बिल्कुल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की तरह करेंगे। याद करो अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बताया, एक्सपेंस में उसकी वैल्यू क्या हो रही है? प्लस। इसमें भी इनकम में 1,20,000 की वैल्यू क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब अगर मैं बताओ इसकी एंट्री बनानी है, मेरे को बताना। अगर आप इसे शो करोगे कैसे दिखाओगे? आपको रेंट मिला है, रेंट रिसीव हुआ है कितना?
6 लाख रुपए। और आपका एक्रूड रेंट कितना है? 1,20,000। तो आपकी टोटल कमाई कितनी होगी बेटा? इसकी जर्नल एंट्री करके बता दो। इस 1,20,000 को जो ऐड करा है, इसकी जर्नल एंट्री बताओ करके। एक तो ये रेंट की वैल्यू बढ़ रही है, इनकम इंक्रीज हुआ, रेंट अकाउंट क्या होगा? इनकम इंक्रीज तो क्या होता है? क्रेडिट होगा। रेंट अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। और दूसरा, एक्रूड रेंट क्या है नेचर से? अभी नहीं मिला पैसा, फ्यूचर में मिलेगा। एसेट। एसेट इंक्रीज होगा तो एंट्री क्या बनेगी? एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। वैल्यू कितनी आएगी? अरे 7,20 तो एंट्री करके होगी। 1,20, 1,20। एक बार इसमें देख लो, यह कमीशन वाला पॉइंट है बेटा। 2 लाख रुपए की कमीशन है। पता लगा आपने 40,000 रुपए की कमीशन अर्न करी है, लेकिन उसका पैसा मिला नहीं है। जब आप इसे शो करोगे ना अपनी बैलेंस शीट पीएनएल अकाउंट में, पहली बात, 2 लाख रुपए की कमीशन क्या है? इनकम है। इनकम के तौर पे यहाँ लिख दोगे बाय कमीशन 2 लाख रुपए। फिर एक्रूड कमीशन 40,000, इसमें क्या हो जाएगा? प्लस। और दूसरा एक्रूड कमीशन क्या है नेचर से? 40,000 रुपये एसेट में चला जाए। समझे ना बात? ये एडजस्टमेंट समझ गए? अब क्योंकि मैंने कहा ये लास्ट है, मेरा वादा है लास्ट ईयर, लेकिन इसको करने के लिए एक एग्जाम्पल तो करना पड़ेगा। क्या क्या सीखा? एग्जाम्पल 4 करके फिर छुट्टी कर लेते हैं। तुम्हारे लिए फॉर्मेट भी बनाकर लाया हूं, आपको बस इसे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जल्दी से करो। जल्दी से। मेरा सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है। पहला पॉइंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होगी? एंट्री आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाली। सैलरी अकाउंट डेबिट टू, बिल्कुल सही। बनाओ इसकी एंट्री बनाओ। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 3,500। 3,500। नरेशन बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी रिकॉर्डेड। सेकंड, रेंट अनपेड फॉर 1 मंथ एट 6,000 पर एनम। अनपेड रेंट, इसका भी मतलब क्या हुआ? अनपेड है, अनरिसीव्ड नहीं है, अनअर्न्ड नहीं है। अनपेड का मतलब भी क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग। इसकी भी एंट्री क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। कितना? 6,000। 6,000। नेक्स्ट है बेटा इंश्योरेंस प्रीपेड। प्रीपेड क्या हुआ नेचर से? एसेट। एसेट के तौर पे क्या होगा? डेबिट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या हो जाएगा? डेबिट। एक मिनट यार, 6,000 नहीं आएगा यार। नहीं, यहाँ पे 6,000 पर एनम है रेंट, और इनका अनपेड सिर्फ 1 मंथ का है। पर एनम 6,000 है, एक महीने का ही अनपेड है। तो क्या करोगे? 6,000 डिवाइड बाई 12 मंथ करो, 500 रुपये आएगा। एक महीने का कितना बनता है अनपेड? 500। यहाँ 500 लिखना बेटा, या ठीक है ना? ठीक है ना? 500 आएगा, 6,000 मत लिखना, 500 रुपये आएगा। ऐसी बेटा इंश्योरेंस प्रीपेड है ना, फॉर अ क्वार्टर। क्वार्टर मतलब 3 महीने 4 महीने। 3 महीने 4 महीने। 4 महीने 3 महीने। 3 महीने 4 महीने। या 25 ml, 250 ml। है
250 ml। 4 महीने, 3 महीने, दोबारा बताओ। अबे 3 महीने। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तभी क्वार्टर कहते हैं उसे। 1/4 बोला ना किसी ने। 4 होते हैं। साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। महीने कितने हुए? 12। 12 को 4 से डिवाइड करो, कितने क्वार्टर हुए? कितने महीने हुए? 3। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो इंश्योरेंस है वो प्रीपेड है, 1 क्वार्टर का मतलब 3 महीने का। आपने 3 महीने का इंश्योरेंस बेटा प्रीपेड कर रखा है। प्रीपेड की अगर एंट्री बनाओगे, प्रीपेड इंश्योरेंस इज योर एसेट, एसेट के तौर पे क्या होगा? डेबिट। और इंश्योरेंस अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है ना? अब बात आती है अमाउंट की। यहाँ 16,000 पर एनम है। 16,000 पूरे साल का है। 16,000 डिवाइड बाय 12 मंथ करो, मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ करो, या 1/4 भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो कितना आएगा? तो यहाँ वैल्यू कितना आएगा बेटा? 4,000। क्लियर है ना बात? लास्ट है बेटा एक्रूड कमीशन। लास्ट पॉइंट है आपका एक्रूड कमीशन। हाँ जी, एक्रूड कमीशन भी नेचर से क्या है? एसेट है। एसेट के तौर पे एक्रूड कमीशन क्या होगा? डेबिट। और कमीशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अच्छा, वैल्यू कितना आएगा यहाँ? कितना था? 7,000। ठीक है। क्लियर है? कितने पॉइंट हो गए हमारे? आगे भी कोई क्वेश्चन है क्या? अरे, कल शुरुआत इससे करेंगे। अच्छा सुनो, एक बार क्विकली रिकैप कर लो यार। जल्दी से बताओ। क्विक रिकैप। हमने कितनी एडजस्टमेंट करी? पहली कौन सी थी? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाएगा, याद करना कहाँ कहाँ जाएगा। एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड। क्लियर है? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के सिंक्रोनाइजेशन चाहिए सबका पीछे। संस्कृति, इधर ध्यान दे। क्लोजिंग स्टॉक किधर जाएगा? सिंक्रोनाइजेशन में। एक जाएगा कहाँ पे? ट्रेडिंग के, और दूसरा बैलेंस शीट में। एक हमने पढ़ा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये ट्रेडिंग पीएनएल के किधर जाएगा? तुम्हें बस डेबिट क्रेडिट बताना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग पीएनएल के किधर जाएगा? डेबिट साइड। डेबिट साइड जाएगा ना, एक्सपेंस है उसमें जुड़ेगा। दूसरा बैलेंस शीट में किधर जाएगा? लाइबिलिटी साइड। फिर हमने पढ़ा प्रीपेड एक्सपेंस, ये ट्रेडिंग पीएनएल में किधर जाएगा? डेबिट साइड। डेबिट साइड में एक्सपेंस में से माइनस। और दूसरा बैलेंस शीट में किधर जाएगा? एसेट साइड। लास्ट हमने पढ़ा एक्रूड इनकम, ये ट्रेडिंग पीएनएल में किधर जाएगा? एक्रूड इनकम है। ट्रेडिंग पीएनएल में किधर जाएगा? एक्रूड इनकम। क्रेडिट में क्या करोगे? इनकम में प्लस, एक्रूड इनकम में प्लस। दूसरा क्या है? ये बाय नेचर एसेट है, बैलेंस शीट में किधर? मुझे ये याद रखना। कल इसी के बेसिस पे ना हम एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ एक बार ये ट्राई करके लाना, ये होमवर्क है तुम्हारा। ट्राई करोगे या मैं कराऊँ? ट्राई करके लाओगे? मैं कराऊँ यहाँ पे? फॉर्मेट बन रखे हैं वैसे, देखो कितना सुंदर। करना है कर सकते हो, या मैं कराऊँ? चलो मैं करा दूंगा। तो आज का होमवर्क दूं? भूल जाओगे तुम आज का टॉपिक? मजा से नहीं आया आज की क्लास में। आज की क्लास में मजा नहीं आया तुम्हारी। सब भूल के आ रखे हो यार तुम।